हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके थे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, या प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या थी। रदरफोर्ड की कमियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड की कमियां। देखो बच्चों, छोटा सा एक टॉपिक है। देखो, इन्होंने पहले छोटी सी एक बात कही थी कि परमाणु सतह पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं। जो कि एक गलत अवधारणा है, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई आवेशित भाग चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है, और ऊर्जा में कमी होने के कारण एक दिन वो परमाणु के केंद्रीय भाग, जो कि एक धनावेशित भाग है, उसमें गिर जाएगा। इसका मतलब इन्होंने जो बताया था कि सतह पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी बात, ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण को प्रस्तुत नहीं कर पाए। परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण। अब इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या होता है, इसको लॉजिकली हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ऊर्जा के स्तर है परमाणु के पास। मान लीजिए परमाणु का इलेक्ट्रॉन आंतरिक, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भीतर भी इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अल्फा कण टकराकर न्यून कोण पर विचलित हुए थे। इसका मतलब भीतर का इलेक्ट्रॉन कभी बाहर तो आया होगा। तो इस चीज को आंतरिक भाग से बाह्य भाग में अगर कोई आता है तो इस गुण को हमेशा संक्रमण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। इन्होंने ये प्रस्तुत नहीं किया। मतलब ये तो बता पाए कि परमाणु सतह में या परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन्होंने इसके संक्रमण को प्रस्तुत नहीं किया। ठीक। और तीसरा जो इनकी कमी थी वो ये थी कि ये परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए। अब मैं स्पेक्ट्रम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसकी खोज 1731 में हो गई थी। ठीक है। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन भी एक परमाणु है। जब उसका स्पेक्ट्रम बहुत साल पहले खोजा जा चुका है, तो रदरफोर्ड भैया क्या कर रहे थे परमाणु मॉडल में कि उन्होंने स्पेक्ट्रम की बात ही नहीं की। कॉन्सेप्चुअल बात है ना कि रदरफोर्ड की ये 3 कमियां जो बेसिक कमियां हैं, और इनके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इन पर क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इन कमियों को दूर करते हुए एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील्स बोर, और उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि परमाणु का वाक्य में स्वरूप कैसा होता है, परमाणु के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, परमाणु कहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ भ्रमण करते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज को रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत नहीं किया, परंतु इसे नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जिसे बोर का एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने कुछ अवधारणाएं बनाई, कुछ अपने नियम बनाए। एक्चुअल में वो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, संकल्पना थी उनकी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनकी भी कुछ कमियां हैं जिनको अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं बोर का परमाणु प्रतिरूप।
तो बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है उसको समझते हैं। कंपटीशन के हिसाब से क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल, ठीक, बोर का परमाणु प्रतिरूप। देखो ये बोर का मॉडल है। उन्होंने सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन तंत्र की बात की, यानी जिस परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा केवल उसी परमाणु के लिए बोर का मॉडल एप्लीकेबल होगा, मतलब उसकी पालना करेगा। जैसे हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे Li+2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे Be+3 इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा केवल वही बोर मॉडल की पालना करेगा। ठीक, पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी चीज, हम इसे नाभिक कहेंगे। इसके बारे में सबसे पहले फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और इसकी त्रिज्या जो बताई थी वो बताई थी 10⁻⁻15 सेंटीमीटर की कोटि की। परमाणु के भीतर जो केंद्रीय भाग होता है धनावेश, उसका नाम रखा गया नाभिक। इस नाभिक का नाम किसने रखा? फर्मी ने। और फर्मी ने इसकी त्रिज्या कितनी बताई? 10⁻⁻15। ठीक है। बोर नामक वैज्ञानिक ने जब इस चीज को पढ़ लिया तो उन्होंने परमाणु की त्रिज्या के संबंध में भी मत रखा कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है, वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में लिखा जाएगा। ये एमकेएस पद्धति के अनुसार होगा तो 10⁻⁻10 मीटर के रूप में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर RA लिख देता हूँ, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। यानी परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के रूप में चल रही है, और नाभिक की त्रिज्या फर्मी के अनुसार 10⁻⁻15 के मीटर में चल रही है। यानी नाभिक से परमाणु के बीच की जो दूरी है वो 10⁵5 मीटर की रेडियस में आती है। यानी परमाणु एक छोटी मोटी संरचना नहीं है, वो एक बहुत बड़ा विशाल गोला है जिसका रेडियस दायरा, अगर वॉल्यूम का अनुपात निकाले हम इसका, तो रेडियस दायरा 1:10⁵5 गुना प्राप्त होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, परमाणु की रेडियस की बात हो गई, नाभिक की त्रिज्या की बात हो गई। तो उन्होंने कहा सर इसका मॉडल में क्या हुआ? देखो, इन्होंने 3 चीजों की बात की या 3 गुणों की बात की, विवरण किया। पहला, इन्होंने बताया परमाणु का कोणीय संवेग। क्या बताया? परमाणु का कोणीय संवेग, कि भैया जो इलेक्ट्रॉन गति करता है ना इसमें, वो गति करता है कोणीय संवेग के द्वारा, और इसकी वैल्यू होती है mvr = nh/2π। ठीक, यहां पर जो n है वो है कोश या कक्षा, और इसको इन्होंने बताया ऊर्जा स्तर। किसके ऊर्जा स्तर? परमाणु के। ठीक, n का मान। ठीक है। v इलेक्ट्रॉन का वेग है जिससे परमाणु घूम रहा है, r परमाणु की त्रिज्या है, h प्लांक नियतांक है, और 2π एक नियतांक राशि है गणित के हिसाब से। दूसरा, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और इसके विपरीत एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभी का मतलब होता है भीतर की ओर, अपना बल। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षण महसूस करता है तो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है यानी प्रतिक्रिया बल, तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल की हम बात करें और अभिकेंद्रीय बल की बात करें। देखो, एक आवेश है इलेक्ट्रॉन, एक आवेश है प्रोटॉन, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जब ये इसे अपनी ओर खींचता है तो इनके बीच में एक निश्चित दूरी है जिसे हमने परमाणु की त्रिज्या कहा। वो निश्चित दूरी कूलाम के नियम की पालना करती है, जो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम कहता है कि किसी भी 2 आवेशों के बीच का बल, किसी भी 2 आवेशों के बीच का बल एक समानुपाती नियतांक दोनों बलों के आवेश और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक, तो दो आवेश, तो यहां पर पहला आवेश जो है उसको हमने क्या कहा, Z। Z मतलब परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या E+। दूसरा आवेश हमारा था इलेक्ट्रॉन जो भ्रमण कर रहा था, और इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं एक इलेक्ट्रॉन की ही बात करूंगा, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां लिखेंगे। तो हमारे पास यहां पर बल आ जाएगा KZ E- का और E+ का। अब Z मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक मुझे लिखना है। हमेशा प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखे जाते हैं। इसे मैं प्लस लिख देता हूं और इसे माइनस, तो ऐसा लगेगा कि ये प्रोटॉन के आवेश को दर्शा रहा है, ठीक है। और हम यहाँ नीचे लिख देते हैं R²। तो इसका मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, KZ E/R²। और जो अपकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन के घूमते समय लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, जिसका मान mv²/r के बराबर होता है, ठीक। तो हमारे पास दो बल प्राप्त हो गए, एक बल अभिकेंद्रीय बल, एक बल अपकेंद्रीय बल। अब इनका लॉजिक सामने आया तो इन्होंने ये बात कही कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा तो गति करते वक्त, गति करते समय इलेक्ट्रॉन जब स्थिर रहेगा तब की बात नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा उस दौरान अपकेंद्रीय बल हमेशा अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत मानी जाएगी, क्योंकि एक बल भीतर की ओर कार्य कर रहा है और दूसरा बल बाहर की ओर कार्य कर रहा है, क्योंकि ये इसके प्रतिक्रिया बल है। तो अगर हमारे पास जो बल आते हैं, यानी एक बल हमारा जो है F अगर 1 माने हम, तो वो अंदर वाला बल है जिसको हमने F1 नाम दिया है, और बाहर वाले बल को हमने मान लो F2 नाम दिया है। तो दोनों बल प्रकृति में विपरीत होंगे लेकिन परिणाम में समान होंगे, यानी F1 बराबर -F2, लगने वाले बल बराबर है लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिक्रिया बल कौन सा महसूस किया जाता है, अपकेंद्रीय बल। और कोणीय संवेग का मान कितना होता है, mvr बराबर NH/2π। n यहाँ पर कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर है। अभी मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा जो इनका निष्कर्ष है, जो इन्होंने क्या बताया। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इलेक्ट्रॉन तंत्र की बात, कि किस किस इलेक्ट्रॉन के लिए बोर का मॉडल एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात परमाणु की त्रिज्या आ गई। तीसरी बात फर्मी द्वारा दी गई नाभिक की त्रिज्या आ गई। चौथी बात इनके 3 क्लॉज आ गए, यानी इन्होंने किस किस बारे में बताया था वो सारे टॉपिक आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो परिणाम प्रस्तुत किए, n कोश, उपकोश, किस बारे में क्या क्या बताया, परमाणु के और कौन से गुणों के बारे में बताया, तो हम उसको आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखो बच्चों, सारी चीजें पढ़ने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि पहले आपको इस टॉपिक को समझने के लिए विवेक के साथ, विवेक वो नहीं जो आपका दोस्त है, विवेक मतलब धैर्य, उसके साथ टॉपिक को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया n बराबर होता है कक्षा, ठीक। अब ये क्या होता है कक्षा, रदरफोर्ड के अनुसार ये इसका नाभिकीय भाग है। नाभिकीय भाग के चारों ओर ऊर्जा के स्तर होते हैं जिन्हें हम परतें कह सकते हैं, और इनके अनुसार ये वैल्यू अनंत तक होती है, ठीक। इन ऊर्जा के स्तरों को इन्होंने नाम दिया K, L, M और N। किसने, बोर ने। इन्हें ऊर्जा स्तर कहा, ऊर्जा स्तर, ठीक। तो परमाणु कि ये ऊर्जा स्तर हैं जिनका मान अनंत हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन बाद में सत्यापना हुई कि होता है। बोर के अनुसार n का मान 1 से लेकर अनंत तक पाया जाता है, n = 1 to infinity। ये बात कौन कह गया, हमारा बोर भैया, ठीक है, कि n का मान 1 से अनंत तक देखा जाता है। और जो ऊर्जा स्तर हैं उनको K, L, M, N के रूप में देखा जाता है कि n बराबर 1 K होगा, n बराबर 2 L होगा, n बराबर 3 M होगा, n बराबर 4 N होगा।
ये पहला कोश है, पहली कक्षा, ये दूसरा कोश है, दूसरी कक्षा, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये टॉपिक यहीं पर होता है ओवर। ठीक है, कि ऊर्जा स्तर किस हिसाब से देखे गए, ऊर्जा स्तरों को किस हिसाब से बांटा गया, कौन पहला स्तर है, कौन दूसरा स्तर है, कौन तीसरा स्तर है, कौन चौथा स्तर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की। तो जो रदरफोर्ड नहीं प्रस्तुत कर पाए थे उनको इन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जैसे ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश है, तो N1 से N2 में जब इलेक्ट्रॉन भ्रमण करने जाता है तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्राप्त होता है। ठीक है, अगर N1 से N2 में इलेक्ट्रॉन गया तो भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा, और वापस मान लो लौट के बुद्धू घर को आया तो भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा। ठीक, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, लेकिन बोर ने इस बात को बताया था कि कोशों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया वो इलेक्ट्रॉन वापस भीतर आएगा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। नेक्स्ट बच्चों, आप इस चीज को समझें, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण। तो देखो, ये कोश का मतलब होता है शेल। ठीक, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को उन्होंने समझा दिया। अब देखो, यहां कुछ समझने वाला एक चीजें हैं कि जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जाता है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है। अवशोषित होती है ऊर्जा, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, और जब N2 से N1 में आता है, मतलब इस वक्त वो N1 से कहाँ जाएगा, N2 में, और जब वो N2 से N1 में आता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी। यानी लॉजिकली हम समझें तो जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को हम इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण कहते हैं, जब N1 से N2 में या N2 से N1 में आएगा। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ चीजें और बताई, ठीक है, जो परमाणु के प्रतिरूप को प्रस्तुत करती हैं। ठीक, अब वो परमाणु प्रतिरूप को कैसे प्रस्तुत करती हैं उसे हम समझते हैं। इन्होंने परमाणु की त्रिज्या मतलब रेडियस, परमाणु के कोश यानी शेल में इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन था, घूमने का जो वेग था, वेलोसिटी थी, उसको भी प्रस्तुत किया। इन्होंने ये भी बताया कि एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताई परमाणु की त्रिज्या, जिसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अब परमाणु की त्रिज्या को इन्होंने क्या प्रस्तुत किया कि भाई परमाणु जो है ये उसका केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या है। तो इन्होंने कहा कि परमाणु की त्रिज्या जो है वो जो शेल्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। और इसको हमने n² इसलिए लिया है क्योंकि ये वर्ग में चलता है, राउंड है ना, स्फेरिकल है, तो हमेशा एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये वर्ग में चलेगा। और उनका ये कहना था कि जो z है हमारा, वो परमाणु के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो नाभिक का बल है उसे हम कहेंगे z यहाँ पर नाभिक के बल को रिप्रेजेंट करता है, नाभिक का बल।
ठीक। अब ये जो जेड है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होगा, तो नाभिक का बल घटेगा, इसलिए ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ एक कांस्टेंट लिखेंगे एन स्क्वायर अपॉन जेड, और आर की वैल्यू होगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू चलेगी एंगस्ट्रम में। ये परमाणु की त्रिज्या का सूत्र है। यानी परमाणु की त्रिज्या का मतलब ये है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा परमाणु की त्रिज्या का मान या रेडियस ऑफ एटम इज डिक्रीजेस। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो रेडियस इंक्रीज होगी। तो इन चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु की एनर्जी की, एनर्जी ऑफ एटम, परमाणु की ऊर्जा। ठीक है, अब अगर परमाणु की ऊर्जा की हम बात करें तो जो एनर्जी होती है, ठीक, वो हमेशा नेगेटिव होती है। यानी सिस्टम हमेशा अपने आप को नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो परमाणु हमेशा ऊर्जा की हानि दिखाता है। ठीक, तो रेडियस के अकॉर्डिंग जब अपन एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं तो एनर्जी की फॉर्म में जब भी हम रेडियस को डिस्क्राइब करेंगे या एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे, एनर्जी यानी परमाणु की ऊर्जा को विस्तृत करेंगे, तो ऊर्जा का जो मान है वो ऋणात्मक होगा, और ऊर्जा की जो वैल्यू होती है -13.6 Z अपॉन एन स्क्वायर होती है। यानी जब हम एन स्क्वायर का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो ऊर्जा का मान है वो बढ़ेगा। यानी एन का मान जैसे जैसे हम बाहर आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, यानी एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस रेफरेंस में नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से n को हमने नीचे डाला है, और पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से n की वैल्यू को साथ में रखा है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज होती है। ये अपना पूरा का पूरा बोर मॉडल है। बोर मॉडल की सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉडल और हैं जिनका हम नेक्स्ट क्लास में विवरण करेंगे। ठीक, अभी तक के लिए इतना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट।